नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदर्श और मैं फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ जो फिर से पोल्ट्री फार्म के संबंधित होने वाली है। और मैं पहुंचा हूं राजश्री पोल्ट्री फार्म जो ककोली तारुन जिला अयोध्या में पड़ता है। तो चलते हैं सीधे उनके ऑनर से ही बात करते हैं। जी नमस्कार। ये मैं अपना डेफिनेशन परिचय देता हूँ। उत्तर प्रदेश फैजाबाद अयोध्या ज़िले से तारुन ब्लॉक में गांव ककोली ग्राम सभा है जी। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। योगेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है। मेरे फर्म का नाम राजश्री पोल्ट्री है जी। आपके पास मैं इसी उम्मीद से आया हूँ कि पोल्ट्री फार्म का एक्चुअल मैनेजमेंट जी जो अब तक लगभग लोग छिपाते भी हैं, कुछ लोग होते हैं जी। तो मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में मैनेजमेंट के बारे में खुलकर बताइए कि एक्चुअली मैनेजमेंट करना कैसे है और होता क्या है। पोल्ट्री में मैनेजमेंट अपना बहुत अहम रोल रखता है जी। जहां मैनेजमेंट में कमी होती है वहां पोल्ट्री फेल हो जाता है जी। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जैसे हमारा फार्म है, ये डिसाइड ये करना पड़ता है कि फार्म सबसे पहले उसकी एक दिशा होनी चाहिए जी। जो कि पोल्ट्री फार्म की दिशा पूरब और पश्चिम दिशा उचित मानी जाती है जी। दिशा भी वही होनी चाहिए। फिर फार्म की कैपेसिटी क्या है, फार्म की चौड़ाई क्या है, चौड़ाई का मानक ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। फार्म की हाइट क्या है, हाइट को भी ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखना चाहिए। चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 फुट चौड़ा, और अगर बहुत हो गया तो 30 फुट हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो मानक है उसका 25 फुट हो तो सबसे बेहतर है। ऊंचाई भी उसकी होनी चाहिए लगभग 12 फुट समथिंग। इससे क्या होता है कि हवा का वेंटिलेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है और इस मानक फार्म में चूजे पड़ने से उसमें रिस्पांस भी, ग्रोथ भी बढ़िया आता है। फार्म जो है चूजा डालने से पहले फार्म बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा होना चाहिए। यदि नया फार्म है तो उसमें विशेष कोई दिक्कत नहीं, संभावना नहीं होती है। लेकिन यदि फार्म कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें बहुत कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। जैसे फार्म की साफ़ सफाई और रख रखाव। फार्म की साफ़ सफाई में अगर यदि फार्म पहले से चल रहा है अच्छा, तो फार्म की कुन्नी जो होती है, उसकी भूसी जो होती है जी। उसको विधिवत अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए और उस कुन्नी को फार्म से निकाल के फार्म से काफ़ी दूर गड्ढे में डालना चाहिए। उचित ये हो कि फार्म के पूरब पश्चिम दिशा में कुन्नी को न फेंका जाए, फार्म से उत्तर या दक्षिण दिशा में या फार्म से दूर खेत वगैरह में डाला जाए। चूँकि तमाम बैक्टीरिया होते हैं फार्म के नज़दीक खाद रखने से, वो बैक्टीरिया पुनः किसी न किसी माध्यम से फार्म के अंदर आ जाते हैं। फार्म से कुन्नी निकालने के बाद में अच्छी तरीके से उसकी गंदगी जो ज़मीन पर चिपकी रहती है उसको साफ़ करना चाहिए। संभव हो तो उसमें फर्श अगर नहीं है तो अमूमन फर्श वाले फार्म कम मिलते हैं, नीचे फर्श की जगह मिट्टी ही रहती है, तो ताज़ी मिट्टी डाल के उस पर उसकी लिपाई कर दिया जाए। फिर फार्म को चूने से या फार्मोलिन डाल के अच्छी तरह के तरीके से उसमें चारों तरफ अंदर से उसकी पुताई किया जाए और फार्म में दोनों तरफ जो जाली के ऊपर पर्दे लगे हैं, पर्दे को बंद करके और उसमें विधिवत दवा का छिड़काव किया जाए सावधानी पूर्वक, जिससे दवा छिड़कते समय हाथ नाक में मुंह में न पड़ने पाए। ढक के नाक मुंह ढक के दवा डाला जाए। दवा कम से कम एक बार डाला जाए। फार्मोलिन वगैरह, कोर्सोलिन, तमाम दवाएं आती हैं इसकी, डाला जाए। फिर 2-3 दिन बाद रुक के एक बार फिर पुनः स्प्रे किया जाए। उसके बाद स्प्रे करने के बाद पर्दे को वैसे ही ब्लॉक रहने दिया जाए कम से कम 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन ब्लॉक जी। फार्म को खोला ना जाए, फार्म ब्लॉक रहे, बंद रहे, पर्दा ढका रहे। फिर जब चूजा डालना हो उसके 24 घंटा पहले
फार्म को खोल दिया जाए, पर्दा खोल दिया जाए, जिससे उसमें जो गैस बनी हो वो गैस वगैरह सब निकल जाए। बेहतर होगा कि चूजा डालने से पहले ज़मीन पर चूना और ब्लीचिंग पाउडर, ये पाउडर फॉर्म में आता है, उसको मिला के फर्श पर छिड़काव कर दिया जाए। उसके बाद उस पर जो है कुन्नी की व्यवस्था की जाए, भूसी या बुरादा लकड़ी का डाला जाए, करीब 1.5 से 2 इंच के आसपास में डाला जाए उस पर, फिर बच्चे को उस पर डाला जाए। मैनेजमेंट का मतलब यह है कि मैनेजमेंट अगर बच्चा डाला गया तो उसका भी एक निश्चित स्पेस होना चाहिए कि फार्म में हम कितना बच्चा डाल रहे हैं जी। और उस बच्चे के लिए हमको जगह कितनी देनी है जी। जैसे मान लीजिए हम बच्चा डाल रहे हैं, जी। शुरुआत में जब बच्चा हम डालते हैं, डालते समय प्रयास ये करना चाहिए कि फार्म में बच्चा डालते समय उसकी जो ब्रूडिंग हो जी। जी। वो एक गोल घेरे में हो। जी। इससे क्या होता है, बच्चे किनारे किनारे चिपक के दबने नहीं पाते हैं, उससे मोर्टेलिटी होने का चांस कम रहता है। दूसरी बात, उसका एक निश्चित दायरा होना चाहिए। जैसे शुरुआत के पहले हफ्ते में जी। हम अगर चूजा डाल रहे हैं तो 3 से 4 बच्चों के लिए 1 स्क्वायर फुट कम से कम जगह रखनी चाहिए। 3 से 4 बच्चों के लिए 1 स्क्वायर फीट की जगह जी, ब्रूडिंग के टाइम में, ब्रूडिंग के समय में। जी। दूसरे हफ्ते में 1 स्क्वायर फुट में कम से कम 2 चूजा होना चाहिए। ब्रूडिंग के बाद नहीं, ब्रूडिंग टाइम में ही। अच्छा, बच्चे के साइज बड़ा होना। हाँ, जब बच्चा 3 सप्ताह का होता है, 21 दिन 22 दिन का समथिंग होता है, उस समय 1 स्क्वायर फुट में 1 बच्चे रखे जाएं। एक बच्चा बड़ा होता है, उसकी साइज लगभग 1.5 किलो समथिंग होती है जी। उस समय फार्म में उनकी दूरी लगभग 1.25 स्क्वायर फुट रखा जाए। और उससे ऊपर जब बच्चा ग्रोथ करता है, लगभग 2 किलो के आसपास में जाता है जी। उस समय फार्म की जो कैपेसिटी है जी। उसमें फार्म में बच्चे रखने की जो दूरी है, उसको जगह जो देना है जी। वो लगभग 1.5 स्क्वायर फुट जगह, एक बच्चे पर 1.5 स्क्वायर फुट जगह बहुत ही मस्ट होता है, कंपलसरी होती है, ये देना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और सबसे अहम रोल जो रखता है, हम बच्चा कितना फार्म में डाले हैं जी। उसके पीछे हम इक्विपमेंट उसके जो हैं, फीड और वाटर, पानी और दाने का बर्तन कितना रख रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये भी महत्वपूर्ण। तो 100 बर्ड पर जी। कम से कम 3 बर्तन पानी का और 3 बर्तन दाना का, ये बहुत ज़रूरी है रखना। कुछ लोग, फार्मर लोग, हमारे भाई लोग ऐसा करते हैं कि वो जो है बर्तन की संख्या कम कर देते हैं। उनको ये लगता है कि पी तो रहे ही हैं, 2 डब्बे में भरा है उसमें पी लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फार्म में व्यवस्थित रूप से बर्तन रखा होना चाहिए। जैसे साइड में, दोनों तरफ साइड में पानी के बर्तन होना चाहिए, दीवार के दोनों साइड में, कॉर्नर की तरफ, किनारे किनारे वो पानी के बर्तन ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद सीरियल से कम 4 से 5 लाइन में, जिस तरह से फार्म की चौड़ाई हो, लाइन बना के 1 पानी 1 दाना, 1 पानी 1 दाना, इस सीरियल के हिसाब से समान दूरी पर बर्तनों को रखना चाहिए। और उस बर्तनों की हाइट भी कितनी हाइट पर रखना है हमको, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमको देखना है कि वो जो चूजा डाला गया है उसकी साइज क्या है। अगर हम उसको बर्तन को, दाने के बर्तन को रस्सी से थोड़ा ऊपर कर देते हैं, टांग देते हैं, तो बच्चा दाना खाने में उसको बड़ी दिक्कत होगी। कुछ बच्चे पहुंच नहीं पाएंगे वहाँ तक खाने में, तो उनका ग्रोथ अपने आप रुक जाएगा। कुछ जगह देखने को मिलता है लापरवाही बस, कि वो दाने का बर्तन ज़मीन पर रखा जाता है। ऐसी कंडीशन में बच्चे उस दाने के बर्तन में बैठ जाते हैं, उसमें उनके पैर के द्वारा कुन्नी भी चली जाती है। बच्चे दाने को खाते हैं तो उसके दाने के साथ कुन्नी भी उनके मुंह में चली जाती है। यदि धान की कुन्नी है तो सबसे नुकसानदायक है, वो उनके गले में भी फंस जाता है,
उनके लीवर में भी चला जाता है, इससे उनकी मोर्टेलिटी भी होने की संभावना रहती है। और उसी दाने में वो बैठते हैं, जिससे उनके पैर से उनकी बीट भी चली जाती है और उसमें बीट भी वो कर देते हैं, जो कि दाना लेते समय उठाते समय वो भी उनके पेट में जाता है, वो भी उनको नुकसान करता है। सेम कंडीशन पानी की है। पानी में भी यही स्थिति होनी चाहिए कि उसके स्टैंड जो है उसका वो साइज के अनुसार ऊपर या नीचे किया जाए। तो ये सबसे अहम रोल है। और यदि बर्तन की संख्या कम है तब भी मानक के अनुसार, यदि बर्तन की संख्या कम है और मानक के अनुसार यदि फार्म में उनके लिए जगह की संख्या कम है तो निश्चित रूप से ग्रोथ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, कुछ किसान भाइयों के यहाँ मैंने देखा है जी, वो अत्यधिक बर्तन लगाते हैं, जैसे 10 मुर्गियों पर 1 बर्तन लगाते हैं जी। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 10 मुर्गियों पर 1 बर्तन लगाना कोई बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं है। जी। यदि हम व्यावसायिक तौर पर कोई व्यवसाय करते हैं जी। तो हर एक चीज़ का एक फंडा होता है, एक मैनुअल होता है, हमको उस मैनुअल के हिसाब से करना चाहिए। यदि हम फार्म में 10 बच्चों पर 1 बर्तन लगा देंगे तो 100 पर 10 बर्तन लग जाएगा। फिर हमारे फार्म में ज़्यादा संख्या बर्तनों की हो जाएगी, जिससे ज़्यादा स्पेस जो है वो बर्तन कवर कर लेगा। उससे ग्रोथ पर बहुत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हम फार्म में चूजा की कैपेसिटी हमारी कम हो जाएगी, हम मानक के अनुसार चूजा नहीं डाल पाएंगे। जी। और वो कोई अहम रोल नहीं रखता है। हम यही कहेंगे कि कम से कम 100 बर्ड पर 3 से 4 बर्तन दाने के और 3 से 4 बर्तन पानी का होना अनिवार्य है। ये मानक ये होना जरूरी है। जी। तो ये तो रही कि हमारे अपने किसान भाइयों को बताया कि ये फार्म का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। डे 1 जब चूजा आता है तो उसका ब्रूडिंग टाइम में उसका टेम्परेचर और बच्चों को कैसे रखना है, बच्चे कितने ग्राम के होने चाहिए और बच्चे किस कंपनी के हों, आप कुछ सजेस्ट करना चाहें तो ये सब चीज़ें आप हमें विस्तार से बताइए, जिससे हमारे किसान भाइयों को लाभ हो सके। जी, देखिए, जहाँ बच्चों का सवाल है, चिक्स का सवाल है, तो इस समय मार्केट में बहुत सारी हैचरियाँ हैं। जी बिल्कुल, बेशक। सारे लोगों का अपना अपना ब्रांड है। कोई काब का चिक्स बेच रहा है, कोई नॉन काब का बेच रहा है। जी। लेकिन हम सलाह ये देंगे, जी, जब भी फार्म में चूजा डाला जाए जी, वो काब का ही चिक्स हो, जी, अच्छे ब्रांड का हो, अच्छी हैचरी का हो। जी। मुख्यतः मैं अपने बारे में बताऊंगा आपसे। आपका तो प्राइवेट फार्म है। जी, हमारा फार्मिंग है, प्राइवेट फार्म है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि प्राइवेटली अगर किसी से जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा फार्म जो अब से हमने फार्मिंग की लगभग 2005 से जी, हमने फार्मिंग स्टार्ट की। अनुभव है, जो भी है आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो लगभग 2005 से हमने फार्मिंग शुरू की है और हमेशा हमारा मानना रहता है, जिन लोगों से हमने, विशेषज्ञों से भी हमको जानकारी मिली, उन्हीं से हमने कुछ सीखा। करते करते बहुत कुछ अनुभव हुआ। पोल्ट्री में संपूर्ण अनुभव संभव नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा कुछ अनुभव थोड़ा बहुत हमको है वो ये है कि जब से मैं फार्म चला रहा हूँ, मैं कुछ गिने चुने हैचरियों का ही चिक्स अपने फार्म में डाला हूँ। जैसे फेनिक्स का चिक्स था, ये हम अपने फार्म में डाल रहे थे। सबसे ज़्यादा हमने बैंकीज का चिक्स डाला है, बैंकीज काब 400, और सपन का भी चिक्स हम डालते हैं। सपन भी बहुत अच्छी हैचरी है, उसका भी चिक्स बहुत अच्छा आता है। तो हम कहेंगे कि अगर आप कोई भी फार्मर भाई हमारा अगर डाल रहा है चूजा, तो अच्छी हैचरी का हो, अच्छी गुणवत्ता का हो। अगर अच्छी हैचरी का डाला जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें सारे वैक्सीनेशन जो प्राथमिक स्टेज पर वहाँ से किए जाते हैं हैचरी से, वो सारे हुए रहेंगे। और उनका वेट जो होता है वो 40 ग्राम प्लस होता है, वो वेट भी मेंटेन हमको मिलेगा। और चूजा हमारा जो रहेगा वो रोग से मुक्त रहेगा, स्वस्थ चूजा हमको मिलेगा।
और स्वस्थ चूजा मिलेगा तो निश्चित रूप से अच्छा ग्रोथ मिलेगा और अच्छी रिस्पांस उससे मिलेगी। फार्म में जब चूजा डाला जाता है, जब ब्रूडिंग किया जाता है, तो ये गर्मी और ठंडी को देखते हुए, मौसम को देखते हुए किया जाता है। जैसे ब्रूडिंग के लिए हमने बताया कि चूजे के लिए कितना स्पेस देना चाहिए, ये हमने आपको बताया पहले ही। हाँ, लेकिन जहाँ टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर पहले सप्ताह में जब हम चूजा डालते हैं, पहले सप्ताह में फार्म का जो टेम्परेचर होता है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए जी। पहले सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तीसरे सप्ताह में 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। चौथे सप्ताह में 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। पाँचवें सप्ताह में 75 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए। छठवें सप्ताह में उससे भी -5 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। इस तरीके से टेम्परेचर को हम डाउन करते जाते हैं। और जिस तरीके से चूजे का ग्रोथ बढ़ता है, उसी हिसाब से उनको देखते हुए उन फार्म में उनके लिए स्पेस भी, जगह भी साथ साथ में बढ़ाते जाना चाहिए हमको। जी, टेम्परेचर का मानक ये है। तो टेम्परेचर का और ब्रूडिंग का तो ये हिसाब किताब है। अच्छा, अब आप अच्छी हैचरी से जब चूजा ले रहे हैं तो निश्चित रूप से पहला वैक्सीन तो होके आएगा उधर से। जी। लेकिन आप अपने फार्म पर कौन कौन सा वैक्सीन करते हैं और किस तरह से कितने कितने दिन पर करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर को यह भी बताएं। जी जी जी। जैसे जब फार्म पर चूजा आता है फर्स्ट डे मैं सलाह देता हूँ लोगों को, या मैं अपनाता भी हूँ अपने फार्म पर भी। जी। फर्स्ट डे जब चूजा आता है तो ब्रूडिंग में सबसे पहले उनको गुड़ 100 बच्चे के हिसाब से 100 ग्राम गुड़ और 4 ग्राम मीठा सोडा, ये घोल बना के उनको 7 से 8 घंटे तक दिया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट भी दिया जाता है घोल बना के, दोनों दिया जा सकता है। तो ये दिया जाता है पीने के लिए। उसके बाद सबसे अच्छा तो ये होगा उनके लिए कि जैसे उनको दाने के रूप में हम अगर दे रहे हैं तो शुरुआत में उनको मक्के का दरिया दिया जाए। मक्के का दरिया, शुरुआत में उनको मक्के का दरिया दिया जाए। मक्के के दरिए के बाद हमको उनको प्री स्टार्टर दाना देना चाहिए। प्री स्टार्टर मक्के का दाना दरिया सिर्फ एक दिन दिया जाए जी। उसके बाद हमको प्री स्टार्टर दाना देना चाहिए जी। प्री स्टार्टर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। तो बच्चा जब हम बच्चे फार्म में प्री स्टार्टर दाना दे रहे हैं तो प्री स्टार्टर दाना तब तक देना चाहिए जब तक पर चिक्स लगभग 450 ग्राम दाना पर चिक्स खपत ना हो जाए जी। यानी एक बर्ड पर 450 ग्राम प्री स्टार्टर दाना हमको फार्म में लगाना चाहिए। 450 ग्राम दाना खाने के बाद हमको जब हमारा 400 ग्राम समथिंग दाना एक बर्ड खा ले फिर हमको स्टार्टर दाना स्टार्ट करना चाहिए। एक अनुमानतम या कितना दिन तक बर्ड खा लेता होगा? 400 लगभग एक हफ्ते। उसके बाद प्री स्टार्टर दाना ख़त्म होने से पहले कुछ लोग अनजान में करते क्या है कि प्री स्टार्टर ख़त्म हो गया पूरी तरीके से हाँ। तब इसके बाद दूसरा स्टार्टर दाना शुरू कर दिए एकाएक जी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि प्री स्टार्टर दाना ख़त्म होने वाला है, एक आध दिन का दाना बचा है, थोड़ा बहुत दाना बचा है, तो हम ये कहेंगे कि उसमें स्टार्टर मिक्स करके एक दिन देना चाहिए। उसके बाद फिर कंटिन्यू स्टार्ट कर देना चाहिए स्टार्टर दाना, सेकेंड वाला जो होता है स्टार्टर। स्टार्टर दाना एक बच्चे पर 1 किलो 300 ग्राम दाना, 450 ग्राम दाना के बाद 1 किलो 300 ग्राम दाना एक बर्ड पर स्टार्टर देना ये बहुत ही कंपलसरी होता है।
जब स्टार्टर दाना इस रेशियो में फार्म में दिया जाए जी जी और यह खपत होने के बाद होते होते फिर जब हमको फिनिशर दाना लगाना होता है, थर्ड क्वालिटी वाला फिनिशर दाना, थर्ड स्टेज वाला, क्वालिटी नहीं थर्ड स्टेज वाला दाना, जी जी फिनिशर दाना डेवलपर जब लगाना होता है जी तो स्टार्टर और डेवलपर को मिक्सचर करके कम से कम 24 घंटे के लिए जी फार्म में बच्चों को देना चाहिए। जी एकाएक स्टार्टर के बाद फिनिशर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टर का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, फिनिशर का साइज़ बड़ा होता है। जी मुर्गे एकाएक अगर फिनिशर लेते हैं तो उनको उसको निगलने में दिक्कत होती है जी और संभावना ये बढ़ जाती है कि हो सकता है कुछ मुर्गे में दिक्कत ये हो कि वो दाना ना सही उठा पाएँ, एक दिन 2 दिन जी दाना सही ना उठाने से उनकी ग्रोथ प्रभावित हो जाए, जी या कुछ 1-2 बच्चे में ऐसा भी हो सकता है कि उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम आ जाए, जी इससे 1-2 की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए उनको मिक्सचर करके दाना देना चाहिए कम से कम 24 घंटे के लिए। जी फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू फिनिशर दाना लगवाते रहना चाहिए। जी। वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन जब चूजा फार्म में आता है जी तो लगभग 4 दिन के आसपास में F1 का टीका उनको लगता है, जी 5वें दिन F1 का टीका लगता है। और उसके बाद जब बच्चा 12 से 14 दिन का होता है जी तो उसमें गम्बोरो का वैक्सीन लगता है। जी अच्छा हो कि 12वें या 13वें दिन लगा दिया जाए गम्बोरो का वैक्सीन। फिर वही बच्चा जब 21 दिन का होता है जी तो उसमें लसोटा का वैक्सीन लगता है। जी वैक्सीन जब भी लगाया जाता है तो उसका एक समय होता है। जी वैक्सीन अच्छी गुणवत्ता वाला लगाना चाहिए। वैक्सीन विश्वास पात्र जगह से लेना चाहिए, जी क्योंकि वैक्सीन हमेशा कोल्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वैक्सीन कभी हीट हो गई हो, अगर हीट वैक्सीन कभी हो गई है वो लगाने से फिर वो बात नहीं रह जाती है, वैक्सीन निष्क्रिय माना जाता है, वो जी कोई काम नहीं करता। वो वैक्सीन हमेशा कोल्ड हो, उसका एक निश्चित समय होना चाहिए। जी जैसे वैक्सीन हमेशा ठंडे समय में लगाना चाहिए। जी यदि गर्मी का दिन है जी तो बिल्कुल मॉर्निंग में जी या तो शाम को। जी यदि ठंडी का समय है तो आप ठंडी का समय है तो अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन उसको कोल्ड समय में ही लगाना चाहिए। और वैक्सीन जिस दिन वैक्सीन हम डिसाइड करें कि हमको जिस दिन वैक्सीनेशन करना है जी उसके लगभग 24 घंटा पहले हमारे फार्म में यदि कोई दवा चल रही है, मुर्गों पर कोई मेडिसिन चल रही जी है जी तो वो मेडिसिन 24 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। जी अगर हमको आज वैक्सीनेशन करना है जी तो हमको एक दिन पहले वो सारी दवा बंद कर देनी है, जी फिर आज सिर्फ वैक्सीनेशन करना है जी और फिर 24 घंटे बाद भी हमको कोई दवा नहीं लगानी है। जी ये ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, सबसे खास बात ये और है कि जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं जी तो ये ध्यान दें, वैक्सीन लगाने से 1 घंटा पहले जी हम फार्म में जो भी ड्रिंकर है ड्रिंकर को ऊपर कर दें, जी जिससे बच्चा पानी के डिब्बे से जी वो पहुंच से दूर हो जाए जी। 1 से आधा घंटा पहले, जी क्योंकि गर्मी में संभव नहीं है कि 1 घंटा पहले हम ऊपर कर दें, जी वो प्यासा हो जाएगा, दिक्कत होगी। जी लेकिन फिर भी कुछ समय पहले अपने हिसाब से उसको इस तरह रखें जिससे जब हम वैक्सीनेशन करें तो बच्चा थोड़ा प्यासा हो, जी वो सारे बच्चे पानी पीने की कोशिश करें। जी और वैक्सीनेशन हमको लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए ही करना चाहिए, जी जिससे उतने समय में वो सारे बच्चे पानी पी लें, जी वैक्सीन पी लें। जी तो ये सही तरीका हमारे समझ से यही होना चाहिए, जी इससे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जी जी। वैक्सीन के लिए आपने हमारे व्यूवर्स को जो बताया यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, और मैं समझता हूं कि आपने जितना अच्छे से वैक्सीन के बारे में बताया किसान भाइयों को इससे मदद मिलेगी।
अच्छा, अब आप पर्सनल मार्केटिंग करते हैं जी मुर्गों की। जी जी जी। तो मैं पर्सनल मार्केटिंग के लिए चाहूँगा कि आप हमारे किसान भाइयों को, हमारे व्यूवर्स को, या जो नए फार्म शुरू करना चाहते हैं उनको कुछ टिप्स दीजिए, जिससे पहले तो मैनेजमेंट तो कर ही लेगा, अगर मार्केट बन गई तो आदमी आराम से फार्म चला सकता है। सबसे जी, कठिनाई जी, का काम तो मार्केटिंग का है। जी। तो आप मार्केटिंग के लिए किसान भाइयों को क्या राय देंगे? देखिए, मार्केटिंग जो है ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल हमारे फार्मर भाइयों के लिए, हमारे लिए स्वयं के लिए जी बहुत बड़ी समस्या है। जी चूँकि ये व्यवसाय एक रिस्क का व्यवसाय है, जी, कच्चा बिल्कुल, व्यवसाय जी, है। मुर्गा तैयार हुआ, बर्ड हमारा तैयार हुआ, हम उसको रिजर्व नहीं रख सकते हैं। जी तैयार होने के बाद हमको उसको मार्केट में निकालना ही निकालना है। जी हमारे फार्मर भाई हम लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चा डाले, जी खूब मेहनत किए, अच्छी मैनेजमेंट की व्यवस्था किए, जी 40 दिन में 45 दिन में मुर्गा तैयार हुआ, बहुत कुछ उम्मीदें उस पर टिकी होती हैं, जी जी बहुत कुछ उसके लिए प्लानिंग होती है। जी, पूरा ग्रोथ कर गया। हाँ, हाँ, क्योंकि सब कुछ सबका अच्छा रहा। भविष्य उसी पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। तो उस समय अगर मार्केट में हमारा माल, हमारा मुर्गा अच्छा रेट नहीं आएगा जी तो बड़ी तकलीफ़ होगी, नुकसान हो जाता है, फार्मर टूट जाता है। जी लेकिन इसके लिए जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जी मैं उनको जिम्मेदार मानता हूं। जी सिस्टम बहुत गड़बड़ हो गया है। जी पहले मार्केटिंग जो होती थी वो रेट सुबह दिन में वो रेट 10 से 11 बजे के आसपास में या 8-9 बजे के आसपास में तमाम कंपनियों का रेट आ जाता था, जी और जो रेट आ जाता था उस रेट के हिसाब से मुर्गे की लोडिंग होती थी। जी ट्रेडर से बात करके, डीलर से बात करके, जी। मार्केट में बात करके मुर्गा सप्लाई किया जाता था। आज ये है, आज का कंडीशन बदल गया है। अब जो रेट खुलता है वो शाम को खुलता है, जी 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे रेट लोग ओपन कर रहे हैं। हाँ फार्मर भाई किस ट्रेडर के पास फ़ोन करेगा रात को 8 बजे मुर्गा लेने के लिए? जी दिक्कत ये होती है, रेट खुलता कुछ और है, मिलता कुछ और। कंपटीशन में आकर के जितने भी कंपनियां हैं, रेट अभी कल का रेट बताएं हम, 77 रुपये रेट खुला था। जी लेकिन कंपनियों का कंपटीशन इतना ज़बरदस्त है एक दूसरे को डिफीट करने के लिए जी कि वो 77 से 70, 71, 72 जिस तरह से जो पा रहे हैं जी उस तरह से बेच रहे हैं। आज जो रेट खुल रहा है उस रेट पर लोगों का मुर्गा नहीं बिक रहा है, जी सबसे बड़ी समस्या है। तो हम तो ये कहेंगे कि जो छोटे फार्मर भाई हैं हमारे, जी वो फार्म में उनकी जो कैपेसिटी है, अपने फार्म में मुर्गा अलग अलग शिफ्ट में डालें, अलग अलग फार्म में डालें। जी यदि फार्म में कई पार्टीशन है, कई पार्ट में एक एक 2,000 बर्ड का एक एक फार्म है, जी तो हर फार्म में एक एक लाट कुछ समय गैप करके डालें, जिससे उनको बेचने में भी सुविधा होगी। जी यदि मार्केट का रेट डाउन हो जाता है, एक लाट में तैयारी है, दुर्भाग्य से उसमें हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो 10 दिन बाद, एक हफ्ते बाद दूसरे लाट में जो तैयारी आएगी, संभावना रहती है कि उससे वो कवर हो जाए कवर हो जाए। जी और मुर्गा भी अच्छे रेट में बिकने की संभावना रहती है। जी और एक पूरे फार्म में एक साथ अगर फार्मिंग कर दिया जाए और एक साथ निकाला जाए तो रेट रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी संभावनाएं कम रहेंगी। हाँ, लेकिन इसके साथ एक बात और मैं बताना चाहूँगा, चूँकि हमने कहा कि शिफ्ट वाइज डाला जाए, जी तो वहाँ कुछ लोगों को समझने में हो सकता है दिक्कत हो। मैं शिफ्ट वाइज, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर फार्म अलग अलग हो तो शिफ्ट वाइज डाला जाए। जी यदि फार्म एक ही है जी तो उसमें शिफ्ट वाइज की व्यवस्था न की जाए, जी वो दिक्कत होगी। एक फार्म में एक बार चूजा पड़े, वो एक साथ ही निकले, जी इस तरह से व्यवस्था हो। और जो हमारे बड़े फार्म भाई हैं, हम उनसे कहेंगे कि उनकी अपनी अगर ट्रेडिंग की व्यवस्था हो, जी उनकी अपनी पर्सनल गाड़ी हो, जी और वो गाड़ी मार्केट में कांटेक्ट करके, जी जो मार्केट में बिक्री के लिए बैठे हैं, कटर बैठे हैं जी या आढ़त वाले हैं, उनसे कांटेक्ट करके अपने माल की सप्लाई डायरेक्ट वहाँ दें, जी
तो निश्चित रूप से 5 से 8-10 रुपये तक पर केजी वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारे मेहनत का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो ट्रेडर्स होते हैं वो बगैर मेहनत किए, बगैर उतना संघर्ष किए, चूँकि हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, हम 40-45 दिन मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, और फिर हमारा बच्चा जब तैयार हुआ, हमारा बड़ जब तैयार हुआ, वो सही रेट में नहीं बिकता तो नुकसान हमको उठाना पड़ता है, मेहनत हमारी बिल्कुल बेकार जाती है। यदि हमारी अपनी ट्रेडिंग की व्यवस्था रहेगी, हमारी अपनी सप्लाई रहेगी, तो हमारा मुर्गा ट्रेडर उठाता है, रात को लोड किया, सुबह वो सप्लाई कर दिया, उसको मात्र 12 घंटे लगा, वो 12 घंटे मेहनत करके 5 से 10 रुपये पर केजी प्रॉफिट कमाता है हमसे, और हम लोग एक शिफ्ट डाल के 40 से 45 दिन दिन रात मेहनत करके 8 से 10 रुपये पर केजी कमाने की कोई संभावना फिक्स नहीं रहती है। ये श्योरिटी नहीं है कि हम कमाएंगे इतना। लेकिन ट्रेडर क्या करते हैं, उनका फिक्स है, रेट अप हो या डाउन हो, उनका वो लेवल फिक्स है, उनको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर अपना फार्म है, थोड़ा बड़ा फार्म है, तो अपनी एक गाड़ी हो, छोटी ही गाड़ी हो, और क्षेत्र में तमाम दुकानदारों से, जो कटर हैं उनसे, मार्केट में जो आढ़त के लोग हैं उनसे संपर्क करके अपना माल ट्रेडर को ना दे करके डायरेक्ट उनसे संपर्क करके, आढ़ती लोगों से, कटर लोगों से, दुकानों पर, मार्केटों में संपर्क करके वहाँ भेजा जाए तो प्रॉफिट 5 से 7 रुपये, 8 रुपये पर केजी, 10-10 रुपये पर केजी तक हम ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो पोल्ट्री में कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हर लाट में, हर शिफ्ट में फ़ायदा ही होगा। परिस्थितियाँ सब करवा देती हैं। अभी कोरोना का मैटर आया मार्च में। मार्च चूँकि साल का एक ऐसा समय है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने पोल्ट्री के लिए गोल्डन अवसर है। 12 महीने में 4 महीने का समय पोल्ट्री के लिए सबसे गोल्डन अवसर है। यदि प्रॉफिट की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं तो इन्हीं चारों मौसम में होती हैं। और अपने यहाँ मार्च में ही कोरोना आ गया, उसमें होली का त्यौहार भी था। त्योहारों में होली का त्यौहार, जिसमें मुर्गे की सबसे ज़्यादा खपत होती है, शादी विवाह लगन सीजन का भी त्यौहार रहता है, इसकी वजह से भी बहुत खपत रहती है। इस वजह से रेट की संभावना बहुत प्रबल रहती है कि अच्छा रेट आएगा। फार्मर भाई हम लोग भी यही सोच के फार्म में काफ़ी संख्या में बर्ड भी डलवाए थे। मार्केट में बहुत अच्छा तैयारी भी आया था, फार्म में तैयारी भी बहुत अच्छा आया था। और कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा, उसका आरोप मुर्गे पर शुरू में आया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। शासन द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तमाम विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें बताया गया कि ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में जो बैठा वो मुर्गे को अलग कर दिया गया और रेट इसका टूट गया, जिसकी वजह से हमारे फार्मर भाई अपने मुर्गे को 5 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो बेचे। यहाँ तक कि तमाम लोगों को फ्री में मुर्गा बांटना पड़ा, जिससे उनकी सारी पूंजी डूब गई और वो टूट गए पूरी तरीके से। बहुत नुकसान उनको उठाना पड़ा। मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब से मैं पोल्ट्री व्यवसाय कर रहा हूँ, लगभग 14 साल से 15 साल से, ऐसी दुर्घटना, ऐसी समस्या पहली बार आई। और जहाँ तक मैंने सुना है, पोल्ट्री के इतिहास में ये पहली बार ऐसी दुर्घटना घटी जो इतना बड़ा नुकसान पोल्ट्री व्यवसाय का हुआ। बाकी पोल्ट्री व्यवसाय सारे अच्छे हैं,
पोल्ट्री व्यवसाय ने मुझको बहुत कुछ दिया। जी अगर मेरा लिया जी नुकसान हुआ तो दिया भी बहुत कुछ है इसने। जी। मैं पोल्ट्री व्यवसाय ने हमको इतना कुछ दिया है, शायद मुझे दूसरे प्लेटफार्म पर वो न मिल पाता, जी इसलिए व्यवसाय बहुत बढ़िया है। जी करना क्या है, इसको करने के लिए हमको बिल्कुल मेहनत से, ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। जी मैनेजमेंट व्यवस्था इसकी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। जी ब्रूडिंग इसकी बहुत बढ़िया करनी पड़ेगी। जी चूजे इसके अच्छी क्वालिटी के हों। जी सबसे मेन पॉइंट कि चूजा इसका स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, जी रख रखाव इसका बेहतरीन हो, जी और जो फीड हम खिला रहे हैं वो उत्तम क्वालिटी का फीड हो, जी अच्छी क्वालिटी का फीड हो। मैं अपने फार्म पर अमृत गोल्ड का फीड खिलाता हूँ, जी और अमृत गोल्ड फीड अपने आप में बहुत ही बेहतरीन फीड है, जी बहुत ही बेहतरीन फीड है। इसकी जितनी भी हम बड़ाई करें उतनी कम है। जी। ये कंपनी कहाँ की है अमृत गोल्ड? ये कंपनी सबसे पहले जब हम शुरुआत में स्टार्टिंग किए लगभग 14 साल पहले, जी तो गाजीपुर में ये कंपनी, इसका प्लांट था गाजीपुर अच्छा, में। गाजीपुर। जी, गाजीपुर में अनुराग अग्रवाल जी हैं, जी ये उनका प्लांट था अमृत गोल्ड, वहाँ से हमारा फीड आता था। जी लेकिन वहाँ की एक शाखा, एक प्लांट फैजाबाद में भी अपने लगा, जी तो अब वही फीड वहाँ बन रहा है, फैजाबाद से सप्लाई हो रहा है। जी तो अब वही फीड अपने ही फैजाबाद जिले से जी 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 आ जी, जाता है। जी। इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों की दी, और जो समझ पाया मैं आपके फार्म पर विजिट करके, देख करके, मैंने पूछने की कोशिश की आपसे जवाब निकलवाने की कोशिश की, लेकिन मैं चाहता हूँ, हो सकता है आप कुछ बताना चाहते हैं और मैं पूछ न पाया हूँ, या मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ आप बता न पाए हूँ, तो जी। कुछ अगर रह गया हो जी जी जी। तो आप अपनी तरफ से हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे और उनका हौसला अफजाई कैसे करेंगे जी कि इतने कोरोना के बाद भी अगर वह पोल्ट्री फार्म में आना चाहते हैं तो वो अपने आप को कैसे स्थिर करें कि हाँ ये बिजनेस हमारे लिए अच्छा है? जी, देखिए पोल्ट्री व्यवसाय जो है, इस कोरोना महामारी के दौरान सारे व्यवसायों का नेटवर्किंग, सारे व्यवसाय करने का तरीका बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गया है। जी सिस्टम ही सारा चेंज हो गया जी, है। मार्केटिंग चेंज हो गई। मार्केटिंग ही पूरी तरीके से चेंज हो गई है। जी पहले क्या था, पहले तमाम कंपनियां आपको ऑफर देती थी, जी आपकी मदद के लिए खड़ी रहती थी, जी रिस्क लेने की क्षमता रखती थी आपके ऊपर, जी आप उनके ऊपर डिपेंड होते थे। जी अगर फार्मर के पास पूंजी नहीं है, या और किसी अन्य क्षेत्र में, जी जी पोल्ट्री हो या कोई और व्यवसाय हो, जी यदि उसके पास इतनी पूंजी नहीं है जी तो कंपनियां उनको ऑफर देती थी, जी उनके पीछे अपना पैसा भी इन्वेस्ट करती थी। जी ऐसा नहीं मुफ्त में, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका बेनिफिट वो उठाती थी, जी काफ़ी ज़्यादा उठाते थे। काफ़ी ज़्यादा उठाती थी, जिसकी वजह से फार्मर लाचार था सिर्फ पूंजी न होने की वजह से, जी और कंपनियां उसका भरपूर फायदा उठाती थी। जी लेकिन उसी की आड़ में कुछ न कुछ प्रॉफिट फार्मर को भी हो जाया करता था। जी आज का वो दौर खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। जी सारी कंपनियां बिल्कुल लेन देन उनका राइट हो गया है, जी कैश का हो गया है, जी उधारी का कोई नामो निशान नहीं रह गया है। जी हाँ, समस्या है, विशेष करके हमारे फार्मर भाइयों के लिए, हम लोगों के लिए समस्या है, जी क्योंकि पोल्ट्री इतने बुरे दौर से गुजरी पिछले 6 महीने में, जी लोगों की पूंजी टूट गई, जी स्टैंड होना बहुत मुश्किल की बात है। जी लेकिन फिर भी एक सीख तो मिली है जी कि यही अगर हम पहले से ही धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर लिए होते मार्केट में स्टैंड होने के लिए, कि हमको बिल्कुल कैश काम करना है, अपने पैरों पर खड़े होके काम करना है, खुद मार्केटिंग करनी, खुद मार्केटिंग करनी है, तो आज हम बहुत आगे होते, हमारे फार्मर भाई बहुत आगे होते। जी लेकिन
एक धोखा मिला, एक झटका मिला, जी। एक सीख मिली, उससे एक अनुभव मिला। जी। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जब पैर लड़खड़ाता है, जी। कोई मुसीबत आती है, तो उससे एक बहुत बड़ी सीख भी हमको मिलती है जी। और सीख लेना चाहिए। जी। पोल्ट्री का व्यवसाय नुकसान तो हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भाई हिम्मत रखेंगे, जी। जो फार्मर भाई हिम्मत से और धैर्य से काम लेंगे जी। और पोल्ट्री व्यवसाय में फिर अपने आप को स्टैंड करेंगे, जी। भले वो निम्न स्तर से ही, जीरो से ही स्टैंड होना पड़े, जी। 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 एक समय पोल्ट्री का ऐसा आएगा, इसका बहुत उज्जवल भविष्य होगा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा लोगों को। जी। आज अगर हम कैश काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, जी। तो जो कंपनियां उसका फ़ायदा लेती थी वो डायरेक्ट फ़ायदा हमको मिलेगा, जी। पहले की अपेक्षा लाभ हमको ज़्यादा निश्चित रूप से मिलेगा। जी। अब पोल्ट्री का व्यवसाय मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया, जी। मैं ये बताऊंगा कि जो भी व्यवसाय हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता होती है, जी। वही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ से मिलने का ही चांस होता है। जी। अगर हम रिस्क लेंगे जी। तो प्रॉफिट भी वहाँ से उसी अनुपात में हमको मिलने की संभावना रहेगी। जी। और हमने अपनी लाइफ में भी रिस्क लिया पोल्ट्री को लेकर के, जी। जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। जी। पोल्ट्री व्यवसाय में बहुत फार्मर भाई टूट भी जाते हैं। जी। वो व्यवसाय की कमी बहुत तो हम नहीं कह सकते हैं, जी। कुछ उनकी भी अपनी कमी रहती है। जी। या तो फार्म के मैनेजमेंट की व्यवस्था सही ढंग से नहीं करते, जी। या उनको सलाह देने वाले गलत मिल जाते हैं, जी। या उनकी मार्केटिंग सही नहीं हो पाती, जी। या वो मार्केट में लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। जी। लेकिन जो भी फार्मर भाई इन सारी बातों पर ध्यान केंद्रित करके जी। सिस्टम से काम करे, जी। निश्चित रूप से ये व्यवसाय बहुत ही बेहतरीन व्यवसाय है। मेरी समझ में इससे अच्छा और कोई व्यवसाय नहीं है। जी। संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। जी। कम समय में अच्छा इनकम पाने का स्रोत, जी। कम समय में बहुत आगे निकल जाने का व्यवसाय, जी। और एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए, जी। जो हमारे पढ़े लिखे भाई हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं कर पाए, उनके लिए एक गोल्डन अवसर है पोल्ट्री का व्यवसाय। जी। वो सिस्टम से काम करें, जो इसका मैनेजमेंट है, जो इसका टेक्निकल सिस्टम है, उस हिसाब से काम करें। निश्चित रूप से कभी वो असफल नहीं होंगे, जी। बहुत बड़ा बेनिफिट उनको मिलेगा, बहुत आगे जाएंगे। जी। जी। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जो हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं वह हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको बहुत ज़्यादा दूर तक शेयर करें। और आपका हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपका भी नमस्कार।